अस्सलाम वालेकुम डियर कोलीग्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमारी रिपोर्ट सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। उसमें से एक है रिपोर्ट ड्राफ्टिंग के बारे में। हम एक प्रोफेशनल रिपोर्ट किस तरह लिख सकते हैं वो आज हम देखेंगे इसमें। हाउ टू राइट क्लियर प्रोफेशनल एंड इफेक्टिव रिपोर्ट्स, ये हमारा टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो रिपोर्ट हम लिख रहे हैं उसका पर्पस क्या है। वो रिपोर्ट किसके लिए है? वो बॉस के लिए है, वो रिपोर्ट मैनेजमेंट के लिए है, या वो रिपोर्ट किसी क्लाइंट के लिए है? और उसका पर्पस क्या है? रिपोर्ट में आपने कोई इशू हाईलाइट करना है, कोई सजेशन देनी है। जब ये आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा तो वहां से आप अपने रिपोर्ट की टोन और वर्डिंग जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट का स्टाइल फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा। लर्न स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ एन इफेक्टिव रिपोर्ट। एक इफेक्टिव रिपोर्ट हमेशा स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मेट बेस्ड होगी। जो रिपोर्ट स्ट्रक्चर और फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेगी वो रिपोर्ट इफेक्टिव नहीं कहला सकती। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं स्ट्रक्चर और फॉर्मेट के जो हम आगे जाके देखेंगे। इम्प्रूव क्लैरिटी, टोन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिटन कंटेंट। हम सबसे पहले आप जो है आपको ये क्लियर करना चाहिए कि आपकी टोन जो है वो किस तरह की होगी। आपकी टोन जो है वो हमेशा प्रोफेशनल होनी चाहिए। उसमें इमोशनल आपकी जो टोन है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं तो वो एक अप्रोप्रिएट जो है मेथड नहीं है रिपोर्ट राइटिंग का। आप हमेशा जो है इस तरह कह सकते हैं कि आपने जो ऑब्जर्व किया उसमें जो फलां डिपार्टमेंट है उसको उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ना कि आप ये कह सकते हैं कि जी वो डिपार्टमेंट बहुत केयरलेस है। तो इसकी बजाय आप ये अगर कहें कि उनको थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ये एक प्रोफेशनल टोन होगी। अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स इन रिपोर्ट राइटिंग। कॉमन रिपोर्ट्स में जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्या हो सकती हैं कि आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग यूज नहीं करते, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं या ज्यादातर आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं। तो वो आपकी रिपोर्ट जो है उसको खराब कर सकती है। तो उन चीजों से आप अवॉइड करेंगे। रिपोर्ट क्या है? A report is a structured document that provide information, analysis and recommendation. एक जो इफेक्टिव रिपोर्ट होगी वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मेट बेस्ड होगी। जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया कि जो स्ट्रक्चर्ड बेस डॉक्यूमेंट होगा उसमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी जिसको आप वो रिपोर्ट भेज रहे हैं उसको समझने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, उसमें रिकमेंडेशन होंगी, एनालिसिस होंगे, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होगा। बाज दफा क्या होता है कि एक रिपोर्ट होती है जिसके अंदर बहुत सा डाटा होता है जिससे इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो वो रिपोर्ट इफेक्टिव रिपोर्ट नहीं कहला सकती। इसी तरह यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन और रिकॉर्ड कीपिंग। जो आपकी रिपोर्ट होती है जब उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, उसमें प्रॉपर जो एनालिसिस होंगे, रिकमेंडेशन होंगी। ठीक है, एनालिसिस में क्या होगा, आपकी एविडेंसेस होंगी तो उसको आपके डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में। और वो आपका एविडेंस बन सकता है, उसको आप प्रॉपर रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास रख लेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि जी शुड बी क्लियर, कंसाइज, एक्यूरेट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। आपकी जो रिपोर्ट है हमेशा क्लियर होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं होने चाहिए। उसमें जो है एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें एविडेंसेस होने चाहिए और वो हमेशा फॉर्मेट को फॉलो किया जाना चाहिए। तो वो आपकी एक इफेक्टिव रिपोर्ट कहलाएगी। स्टॉक टेक रिपोर्ट एक रिपोर्ट है, ठीक है, अगर उसको आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मेट को फॉलो करते हुए बनाती हैं तो वो आपकी एक इफेक्टिव स्टॉक टेक रिपोर्ट बन जाएगी।
यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर और या फॉर्मेटिंग जो उसकी रिपोर्ट की होनी चाहिए, उसमें ये 8 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले होता है टाइटल पेज, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, एनालिसिस, रिकमेंडेशंस, कंक्लूजन, एनेक्सर, अटैचमेंट्स। टाइटल पेज में क्या होता है, कोई भी रिपोर्ट होती है उसका नाम होता है, डेट होती है, ये किसने रिपोर्ट लिखी है उसका नाम हो सकता है। ठीक है, जैसे आप स्टॉक टेक मंथली स्टॉक टेक रिपोर्ट बनाते हैं तो उसका नाम क्या होगा, मंथली स्टॉक टेक रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2025। तो ये एक टाइटल होगा उसका रिपोर्ट का। उसके बाद इंट्रोडक्शन में एक छोटी सी समरी, कंसाइज समरी होगी जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव और स्कोप डिफाइन होगा। अब आप एक रिपोर्ट स्टॉक टेक की लिख रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, उसमें आप ये कहेंगे कि ये रिपोर्ट में कुछ ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग्स जो हैं वो निकाली गई हैं, उसके बारे में ये रिपोर्ट है, ताकि जो आपका है वेयर हाउसेस के कंट्रोल्स उनमें जो है इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सके। तो ये इस तरह का आप इंट्रोडक्शन उसमें देंगे। मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी दरअसल होता है कि आपने वो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की है, वो डाटा कैसे आपने कलेक्ट किया है, उसका कौन सा मेथड था। जैसे स्टॉक टेक रिपोर्ट के अंदर आपके जो मेथड्स हो सकते हैं वो सैंपल बेस हो सकती हैं, वो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन हो सकती है, या वो डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू हो सकता है। तो जिस तरह आप यहाँ पे स्टॉक टेक में आप क्या करते हैं कि आप फिजिकली स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं, तो आपका मेथोडोलॉजी होगा स्टॉक टेक फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। उसके बाद फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशन में आपने जो इशू आइडेंटिफाई किए हैं उनके बारे में आप लिखेंगे। जैसे आप कहते हैं कि जी मैंने स्टॉक टेक के दौरान मैंने ऑब्जर्व किया कि वहां पे कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जो अनऑर्गेनाइज थे, जिसकी वजह से उसमें वो स्टॉक शॉर्ट या एक्सेस हुआ। तो वो आपकी जो मेन इश्यूज थे वो आप फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशन में मेंशन करेंगे। फिर आता है एनालिसिस, एनालिसिस में आप ये बताते हैं कि ये जो इशू हमने आइडेंटिफाई किया उसकी क्या वजूहत हो सकती, वो इशू क्यों आया, और वो इशू क्या बार बार तो नहीं आ रहा, या वो पहली दफा आ रहा है, वो रिपीट हो रहा है, ये चीजें आप एनालिसिस के अंदर मेंशन करेंगे। फिर आएगी रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन में आप कोई भी सजेशन या कोई भी आप उस मसले का हल बताएंगे, सजेस्ट करेंगे जो कि प्रैक्टिकल हो, जो एक्शनेबल हो, जो कि जो फॉलो किया जा सके। जैसे मिसाल मैं यहाँ पे दूंगा, जिस तरह आपने इशू हाईलाइट कर दिया कि वहां पे कुछ अनऑर्गेनाइज्ड स्टॉक था जिसकी वजह से वो एक्सेस या लेस स्टॉक हुआ। तो उसको अगर आप प्रॉपर स्टैक करें, उसको एक और ऑर्गेनाइज्ड वे में आप रखेंगे तो ये इशू जो है वो हल हो सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशन होगी आपकी। कंक्लूजन में आप समरी एक लिखेंगे जो कि फाइनल रिमार्क्स के तौर पे होगी। उसमें आप ये लिख सकते हैं कि आपने जो ऑब्जर्वेशंस और इश्यूज हाईलाइट किए थे, उसके अलावा तमाम तर जो ऑपरेशंस थे या तमाम तर जो कंट्रोल्स थे वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन चंद एक चीजें हैं जिनमें इश्यूज थे, और उनको इस तरह आप हल कर सकते हैं, उनको इस तरह आप कम कर सकते हैं जो भी इश्यूज हैं। तो ये आपके एक कंक्लूजन समरी होगी। फिर एनेक्सर और अटैचमेंट्स के बारे में आप रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेंगे। अगर आप कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, कोई पिक्चर्स लगाते हैं, या कोई आप कैलकुलेशंस हैं कोई डाटा की, तो उसका कोई आपने एनेक्सर बनाया है तो वो आप अटैच करेंगे, साथ में मेंशन करेंगे रिपोर्ट। राइटिंग स्टाइल एंड टोन, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है मेंशन है, जैसे यूज सिंपल डायरेक्ट एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज, हमेशा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। जैसे पहले भी मैंने एग्जांपल दी कि आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो आपने किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर ब्लेम नहीं करना, ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो
उसके बाद अवॉइड हार्श एंड इमोशनल वर्ड्स। बाद दफा क्या होता है कि आप गुस्से में ऐसी टोन यूज करते हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होती, ठीक है, तो हमेशा आपने ऐसी वर्डिंग से अवॉइड करना। कीप सेंटेंसेस शॉर्ट एंड क्लियर। हमेशा आपके जो सेंटेंसेस हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, बहुत बड़े पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, उसमें टू दी पॉइंट बात होनी चाहिए। आपने जो रिपोर्ट लिखनी है उसके अंदर अगर कोई पॉइंट्स हैं तो उनको बुलेट्स की फॉर्म में लिखें ताकि वो डाटा को समझने में या इंफॉर्मेशन को समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद आपका जो मेन फोकस होना चाहिए हमेशा रिपोर्ट के ऊपर वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा एविडेंस उसके अंदर मेंशन करें ताकि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेशन हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें, ताकि जिसको आप रिपोर्ट दे रही हैं उसको फिर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में यूज किया जा सके। विजुअल प्रेजेंटेशन या फॉर्मेटिंग, इसके बारे में कुछ चीजें दोबारा से मेंशन की गई हैं कि रिपोर्ट में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज करनी चाहिए। उसके बाद अप्लाई कंसिस्टेंट फॉन्ट स्टाइल। अब होता ये है बाद दफा कुछ लोग क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ का फॉन्ट स्टाइल कुछ और है, उसका साइज कुछ और है, अगले पैराग्राफ में वो फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे या फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा कंसिस्टेंट फॉन्ट स्टाइल यूज करना चाहिए। अगर रिपोर्ट के अंदर जरूरत पड़े, कोई आपको टेबल यूज करने पड़े तो आप वो जरूर यूज करें, चार्ट्स यूज करने पड़े तो वो आप उसको रिपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए यूज करें ताकि एक रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर प्रेजेंटेबल लगे। उसके अंदर फिर कहते हैं अलाइनमेंट और स्पेसिंग का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, अनऑर्गेनाइज डाटा नहीं होना चाहिए, तो उसमें प्रॉपर अलाइनमेंट्स और स्पेसिंग का हमने ख्याल रखना है। एड पेज नंबर्स, हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, रिपोर्ट जो होती है वो एक से ज्यादा पेजेस पर मुश्तमिल होती है, तो उसमें आपने पेज नंबर लाजमी मेंशन करने हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे आप एनेक्सर या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मेंशन करते हैं तो आपने एक पॉइंट था जो पेज नंबर 3 पे था, उसके उसकी आपने एक्सप्लेनेशन या उसकी कोई कैलकुलेशंस आपने एनेक्सर के तौर पर बनाई हैं, तो आप वो एंड पे अटैच करते हैं, तो वहां पे आप मेंशन करेंगे पेज नंबर, जब होगा तो वो रेफरेंस के तौर पर यूज होगा पेज नंबर। रिकमेंडेशंस, यहाँ पे दोबारा से फोकस किया गया है कि आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, वो इजी टू इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो जिस तरह आपने सजेशन दी कि आप अगर स्टॉक को प्रॉपर स्टैक करें, उसको सॉर्ट करें और ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें, तो ये आपके इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। और अगर आप इसकी बजाय ये कहें कि हमें एक चाइना से मशीनरी इंपोर्ट करनी चाहिए जो इन चीज़ों का ख्याल रखे, तो वो आई थिंक फिजिबल नहीं है, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। तो आपकी जो रिकमेंडेशंस है वो हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए, फिजिबल टू इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तो इम्प्लीमेंट किया जा सके। प्रूफ रीडिंग, एंड पे जब आप रिपोर्ट फाइनलाइज कर लें तो उसको एक दफा आप दोबारा से प्रूफ रीडिंग करें, उसको पढ़ें, उसमें देखें कि स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, अगर पेज नंबर मिसिंग है तो वो आप ऐड करें, कोई पैराग्राफ के अंदर कोई ग्रामर मिस्टेक्स हैं तो वो आप उसको दोबारा से ठीक करें, उसके बाद ही आप वो सबमिट करें। थैंक यू। इसके बाद भी इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस करें, और आपने फीडबैक भी देना है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आपने ज़रूर बताना है। ये स्लाइड्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इस पे कुछ मैंने इंफॉर्मेशन जो गैदर की है डिटेल वर्जन में वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि आप उसको भी एक दफ़ा देखें तो आपको मज़ीद ज़्यादा समझ आएगी टॉपिक्स की।